नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप लोग कहते हैं MGP004। ये इसका कोड है और इस सब्जेक्ट का नाम है गांधी पॉलिटिकल थॉट। गांधीज पॉलिटिकल थॉट। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो उनसे संबंधित कई कई विषयों पर उन्होंने क्या विचार दिए, उनका स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार है, उनका सत्याग्रह के बारे में क्या विचार है, उनका अहिंसा के बारे में क्या विचार है, निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, नागरिकता के बारे में क्या विचार है, शांति के बारे में वो क्या समझते हैं, उनके तमाम विषयों पर जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में इस विषय के अंदर हम जानेंगे। ये टॉपिक केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि हमको केवल ये वाला एग्जाम पास करना है, ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या है कि आप और भी कई सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर रहेगा, ये सब्जेक्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप और भी सब्जेक्ट्स के अंदर और भी कई सारे टॉपिक्स के अंदर क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर देने के लायक हो जाओगे। ठीक है, चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो कुछ भी यहाँ लिखवाया जाएगा, कुछ पीडीएफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, आप फटाफट वहां पे जाओ और वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लो। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हम कोशिश करेंगे बाईलैंग्वेज होकर के पढ़ाया जाए ताकि दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स का काम चल जाए। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैं अपने इंट्रो बता चुका हूं कि हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट्स, क्या पॉलिटिकल थॉट्स थे उनके अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई महात्मा गांधी की जो थॉट प्रोसेस थे वो ब्रिटिश कॉलोनी, जो अंग्रेजों की संस्थाएं थी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। कई बार ब्रिटिशर्स का जो राज रहा है हिंदुस्तान पे, तो महात्मा गांधी कई मामलों में उनकी तारीफ करते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों का जो राज रहा वो अच्छा रहा कई मामलों में। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि भाई क्यों वो फायदा, क्यों मतलब क्या फायदा बताते हैं। कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा तभी तारीफ कर रहा है ना। तो ऐसा क्या फायदा महात्मा गांधी को नजर आता है अंग्रेजों के राज के अंदर, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या फायदा नजर आता है भाई? देखो, पहला फायदा जो नजर आता है हमारे पास लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, वो कहते हैं कानून का शासन है। सबसे पहली बात, जो कानून के शासन की जो बात करते हैं, मैं लिख देता हूं, देखिए, कानून का शासन। पहली बात जो महात्मा गांधी को बड़ी पसंद है अंग्रेजों के बारे में वो क्या है? रूल ऑफ लॉ। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा पसंद है महात्मा गांधी को वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में सबसे सुप्रीम पावर किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जो है वो पूरी दुनिया को, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट अगर किसी देश ने दिया है तो वो किसने दिया है? वो इंग्लैंड ने दिया है। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट की मदर कही जाती है इस वजह से। तो महात्मा गांधी कहते हैं देखो, रूल्स ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से समाज चलेगा, इस बात को सबसे पहली बार बताया अंग्रेजों ने बताया था। ठीक है, तो अंग्रेजों का एक ये प्लस पॉइंट है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उनका भरोसा है। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों में, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों से क्या होता है? समानता निकल के आती है, अधिकार निकल के, लोगों को राइट्स मिल पाते हैं, लोग इक्वल हो पाते हैं, वरना ऊंच नीच सबको मिटा देता है डेमोक्रेटिक वैल्यू। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं होता, जो योग्य होता है वो राजा होता है। जनता इसे चाहती है, वो उसका रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी, और भी कई सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक तीसरे अगर प्लस पॉइंट की बात की जाए तो वो एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, शिक्षा प्रणाली। महात्मा गांधी जो है वो अंग्रेजों की शिक्षा मूल्य नहीं, शिक्षा प्रणाली कहेंगे इसे, शिक्षा प्रणाली की बहुत तारीफ करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी, आप मान के चलिए कि बात करते हैं अपने
बेसिक जो पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पॉलिटिकल राइट यानी कि राजनीतिक अधिकार जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उसके अलावा महात्मा गांधी जो है मतलब इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो फिर रेलवे वगैरह सब डेवलप होने लग गए हिंदुस्तान के अंदर, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम शुरू किया हमारे देश के अंदर कि भाई प्रॉपर एक एजुकेशन चैनल बन जाए जो कि देश के हर नागरिक तक पहुंचे। नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि राइट अवेलेबल कराया भारतीयों को। अंग्रेजों का जो था वो एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम करता रहा लोगों के लिए। तो इसीलिए महात्मा गांधी, ये 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप थोड़ा इलेबोरेट करके जब लिखोगे तो आप बता सकते हो कि महात्मा गांधी कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अंग्रेजों को, ठीक है। कहते हैं हाँ भाई अंग्रेजों ने ये काम बहुत अच्छा किया, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी वो बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी महात्मा गांधी जिसमें अंग्रेजों का विरोध भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेसिज्म को लेके बहुत बड़ा विरोध करते हैं वो, ठीक है। नस्लीय भेद, उनकी नजरों में क्या होता है, जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं थोड़ा लो ग्रेड में होते हैं, व्हाइट कलर को ज्यादा सुप्रीम मानते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, या उनके जो मंशा है लोगों को गुलाम बना के रखने की जो मंशा है, उपनिवेशवाद जिसे कहते हैं, कोलोनिज्म, महात्मा गांधी कोलोनिज्म को क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये क्वेश्चन तो एक हो गया। उसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि सिटीजनशिप, अगर सिटीजनशिप अगर मैं बात करूं तो गांधी जी के व्यू ऑन सिटीजनशिप, महात्मा गांधी का क्या विचार है नागरिकता को लेकर के, ठीक है। नागरिकता को लेकर वो क्या सोचते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, महात्मा गांधी कहते हैं भाई जो भी नागरिक बन रहा है, नागरिक का मतलब हमें सिर्फ इसलिए नहीं बनना कि हम वहां कहीं के नागरिक बन जाएंगे तो हमको बड़े अधिकार मिल जाएंगे फिर हम अधिकारियों से ऐश किया करेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं नागरिक बनना एक जिम्मेदारी उठाना होती है। मतलब जब आप नागरिक बनते हो किसी देश के तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है, कुछ कर्तव्य आ जाते हैं और उनका पालन करना बिल्कुल गारंटी बन जाती है। आप नागरिक हो तो देश की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही आ जाती है, ठीक। तो महात्मा गांधी सिटीजनशिप कहते हैं कि इंसान को नागरिक बनने से पहले कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला काम तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। जिसमें एक सबसे पहला जो व्यू है, महात्मा गांधी कहते हैं सिटीजनशिप को लेके क्या कहते हैं कि सिटीजन किसको, मतलब सिटीजन जो है उसे क्या काम करना चाहिए। तो पहला जो काम है वो है अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी। क्या मतलब हुआ सक्रिय भागीदारी का मतलब? सक्रिय भागीदारी का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई कोई नागरिक बन गया, अब देश में वोट पड़ने आ रहा है। आज भी हमको पता है कि भारत में जब वोटिंग होती है तो 60% तक मैक्सिमम वोटिंग जा पाती है, 60 to 65% एवरेज वोटिंग इतनी होती है। तो क्यों नहीं हो रही हमारे देश में 100% वोटिंग? इसका मतलब ये है कि हम अपनी नागरिकता का उपयोग नहीं कर पा रहे ना। जिस दिन इलेक्शन होता है छुट्टी दी जाती है, सारे ऑफिस वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। क्यों बंद किया? ताकि लोग वोट डाल सके जाकर के। लेकिन लोग क्या है, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, घूम रहे हैं उन दिनों पे जाकर के। इसका मतलब क्या है, नागरिक अपने अधिकारों को जो है, अधिकार तो ले लिया उसने, ठीक है। सरकार बोले कि भाई एक योजना आ गई है, इसमें फ्री खाना मिल जाएगा, फ्री पैसा मिल जाएगा, तो वो तो लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको घरों से बाहर निकल के ये काम करना है, तो नागरिक कहीं ना कहीं उसमें पीछे हट जाते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं भाई ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मतलब नहीं, वैसे नहीं की बात महात्मा गांधी करते नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं जो व्यक्ति नागरिक बना उसको इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई हमें क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है अपने देश के लिए, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं भाई कि दूसरी बात जो है वो महात्मा गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, हिंदी में कहें तो भाई अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि अहिंसक प्रतिरोध कर सके, ताकि कल को अगर जिस राजा को, जिस शासक को उसने चुना है वो कुछ गलत करे
तो जनता के अंदर ये मनोबल होना चाहिए कि वो एक अहिंसक प्रतिरोध कर सके। हिंसा के बारे में महात्मा गांधी से, जो लोग महात्मा गांधी के बारे में ABCD भी जानते होंगे कि अहिंसा और असहयोग और सत्याग्रह ये उनकी मूल अवधारणाएं हैं। इसमें तो मतलब बेसिक इन पे भरोसा है महात्मा गांधी को, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं कि भाई उस पर्सन की नजर में इक्वेलिटी एंड हार्मोनी, समानता और सद्भाव, लिख देता हूं मैं, समानता और सद्भाव, इसका बड़ा समर्थन करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहते हैं भाई देखो ये वाला गुण जो है जरूर होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। जो भी व्यक्ति नागरिक बनने की अपेक्षा रखता है, कल्पना करता है कि भाई ये चीज हो जाए, तो उसके अंदर ये वाला गुण तो होना ही चाहिए कि भाई वो जो है समानता का भाव रखता हो और चाहता हो कि समाज में एक सौहार्द कायम रहे। ऊंच नीच का भेदभाव धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उसके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, या कह सकते हो एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, नैतिक मूल्य। यदि नैतिक मूल्य व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे तो क्या होता है, हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अच्छे समाज का निर्माण नहीं जहां पर होता वहां पर क्या होता है, वहां पर हिंसा होती है, ठीक है। तो महात्मा गांधी एक अच्छे सभ्य समाज के निर्माण के लिए कहते हैं, तो सभ्य समाज कब बनेगा, सभ्य नागरिक होंगे। और सभ्य नागरिक के अंदर ये कुछ ऐसे गुण हैं जो होने ही चाहिए, और भी होने चाहिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो है जो कि आपको पूरे पेपर के बारे में बताएगा। आपने कुछ अब तक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए और आप गारंटी से कह रहा हूँ कि एग्जाम में काफी कुछ लिख करके आ जाओगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो महात्मा गांधी कहते हैं कि सिटीजनशिप के लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर आप नागरिक बनना चाहते हो तो इन दायित्वों को पहचानना पड़ेगा अपने, ठीक है। इग्नू के एग्जाम्स आ गए हैं और आप भी टेंशन में हो, सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ाई करें, तो टेंशन मत लो। यूनिमा क्लासेस लेके आया है 2025 के लिए अपग्रेडेड नोट्स, 100% एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिप्स और स्मार्टली डिजाइन नोट्स। यूनिमा क्लासेस ने नोट्स में कवर किए हैं टॉपिक समरी, मेन पॉइंट्स फॉर क्विक रिवीजन, 8+ पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस कि किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फ्लो चार्ट्स टू इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक। देन आता है आंसर विद की हाइलाइट्स कि किस तरह से आप एग्जाम्स में आंसर्स लिख सकते हैं। पिछले कई सालों से यूनिमा क्लासेस के नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, न सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने में, इवन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो सोच क्या रहे हो, एग्जाम क्लियर करने हैं, वो भी बिना टेंशन के? तो अभी यूनिमा क्लासेस की वेबसाइट पे जाओ और नोट्स डाउनलोड कर लो। यूनिमा क्लासेस की वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स के लिए यूनिमा क्लासेस विद्यार्थी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बन जाता है अपना, वो बन जाता है अपना कि महात्मा गांधी अपोज करते हैं किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी अपोज करते हैं किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का विरोध करते हैं। क्या करते हैं महात्मा गांधी, औद्योगिकरण का विरोध करते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे भाई क्यों करते हैं औद्योगिकरण का विरोध, ठीक है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो पूरा जीवन है, पूरा जो जीवन है उनका, वो पूरा जीवन किस बात के ऊपर चला है, पूरा जीवन ही इस बात के ऊपर चला है कि भाई हमको अंग्रेजों से आजादी चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजों के हम गुलाम बने क्यों एक्चुअली, तो उन्होंने यही समझाया कि देखो अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने यहाँ पे औद्योगिकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। तो ज्यादा बढ़ावा देने से क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लग गई, लेबर्स कम हो गए। तो अब इस चक्कर में उन लोगों ने दूसरे देशों में आके गुलाम बनाने शुरू कर लिए, ठीक है। तो उनका पहला जो मोटिव था अपोज करने का, उन्होंने यही कहा कि भाई महात्मा गांधी जी ने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या लेकर के आता है, एक्सप्लॉयटेशन लेकर के आता है अपने साथ। क्या लेके आता है, एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण एक आधार है। शोषण बढ़ता है, जैसे जैसे उद्योगिकरण बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, शोषण बढ़ता है। और महात्मा गांधी क्योंकि शोषण के खिलाफ थे, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मैं इसका विरोध करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। शोषण केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, प्रकृति का भी शोषण होता है। वो कहते हैं नेचर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ह्यूमन का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो मानव का शोषण हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है। दोनों प्रकार के शोषण से बचने के लिए क्या करते हैं महात्मा गांधी, कहते हैं कि भाई
ये होना चाहिए अपना इसका विरोध करना चाहिए औद्योगिकरण का। मतलब ऐसा भी नहीं कि औद्योगिकरण हो ही ना, ये कहते हैं अति औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी ये बात कहते हैं भाई इसने कंज्यूमरिज्म को बहुत बढ़ावा दे दिया है। कंज्यूमरिज्म, इसे कहते हैं उपभोक्तावाद। हिंदी में लिख भी नहीं पा रहा हूं, कितने शर्म की बात है। उपभोक्तावाद, इसने क्या कर दिया, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे दिया। अब उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने का क्या मतलब होता है, जैसे कि ठीक है हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन अगर हम एक बार, आप कभी खाली बैठना 5 मिनट आराम से सोचना कि आपने पिछले एक साल में जो सामान खरीदा है, कितने ऐसे सामान होंगे जिनकी हमको जरूरत ही नहीं होती कोई, और हम अननेसेसरी खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ऐसा होता है। ठीक, जैसे कि अब एक शो ऑफ बन गया कि भाई सबके पास आईफोन होने चाहिए, तो आईफोन खरीदने लग गए सब लोग। ठीक है, सब हमको लगता है कई बार भाई उसके पास बड़ी लग्जरी सी कार है, तो अपने पास कार होती है लेकिन फिर भी हमको लगता है नहीं कार थोड़ी छोटी है, बाकी पर बड़ी बड़ी, हमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ उससे मिलने वाला नहीं है, उससे भी आप कहीं उसी टाइम पे पहुंच जाओगे जहां छोटी गाड़ी से पहुंचोगे। लेकिन ये कहते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, हम समाज में उच्च दिखने के लिए उपभोक्तावाद बन जाते, उपभोक्ता बनते हैं जबरदस्ती, और अनावश्यक चीजों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और इससे क्या होता है, तो इंडस्ट्री को तो फायदा हो रहा है ना, इंडस्ट्री को तो फायदा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं थी वहां पर, एक्चुअली में उस चीज की जरूरत नहीं थी, हमने बिना वजह ले लिया, तो वो चीज बनाने के लिए तो रिसोर्स लगे होंगे। ठीक, जैसे मान के चलो कि भाई घर में खाने के लिए खाना है, लेकिन बच्चे को पिज्जा चाहिए खाने के लिए। ठीक, वो आएगा 400 500 600 रुपए का, वो भी छोटा वाला ही आता है। अब 600 रुपए का अगर वो आटा आ जाए घर में, तो उसका पूरा परिवार मुझे लग रहा है 10-12 दिन खाना खा लेगा, और वो 600 रुपए का पिज्जा वो बंदा अकेला खा जाएगा। ठीक, उससे क्या हुआ, मतलब ना ही वो कोई इतनी हेल्दी डाइट थी, लेकिन एक शौक था कि पिज्जा खाना है। तो ये किस्म की जो सोच है, उपभोक्तावाद की जो सोच है हमारी, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योग अपना सामान बेचने के लिए प्रचार करते हैं, और प्रचार से क्या होता है, उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तीसरा जो पॉइंट है उनका, वो कहते हैं इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक अलगाववाद पैदा हो जाता है। सामाजिक अलगाववाद कैसे पैदा हो जाता है भाई, सामाजिक अलगाववाद पैदा होने का एक विशेष कारण है यहाँ पर कि जब इंडस्ट्रीज लगने लग जाती है तो क्या होता है, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग लगातार गरीब होते चले जाते हैं, तो एक समाज में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, यही काम तो, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ यही हुआ, सारे अंग्रेज बिजनेसमैन हो तो चले गए, उनको चाहिए था लेबर अपने यहाँ पर, तो वो दूसरे देशों पर कब्जा करने लग गए। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट ऐसे थे जिनके बारे में क्या होता, महात्मा गांधी जिन बेसिस के ऊपर विरोध करते हैं किसका, इसका क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम का, आपके जो कह सकते हो आपकी उपभोक्तावाद की संस्कृति का, और ये आधार बना करके वो औद्योगिकरण का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुराई कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो महात्मा गांधी, बल्कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी कहते थे ना कि एक्चुअली में आपको अगर उद्योग को बढ़ावा देना ही है तो आप शहरी उद्योग को बढ़ावा ना देके गांव के उद्योग को बढ़ावा दो। महात्मा गांधी इसलिए कहते हैं गांवों का विकास करने की बात करते हैं। गांव का विकास होने से क्या होता है कि गांव अगर खुद ही आर्थिक रूप से सबल होगा तो उसको बार बार सरकार से सहायता नहीं मांगनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जो मटका बनाने वाले हैं, हाथ से बुनकर लोग काम करते हैं, हाथ का काम जो लोग करते हैं ना, उनके उद्योग को हमको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का मानना है। ठीक है, ये है उनके औद्योगिकरण पे विकास। मतलब वो कहते हैं कि स्वदेशी के ऊपर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, स्वदेशी की बात करते हैं। जिस गांव में है, जैसी उनकी संस्कृति है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए, अपने इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक का विकास करना चाहिए। महात्मा गांधी का ये मानना है। ठीक है, चलो अब महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह हिंदी में भी सत्याग्रह ही कहते हैं भाई इसको, मतलब सॉरी इंग्लिश में भी सत्याग्रह ही कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहते हैं कि भाई सत्याग्रह बहुत जरूरी चीज है। सत्याग्रह का अर्थ क्या हो गया, सत्य का आग्रह
यानी कि सामने वाले से रिक्वेस्ट करना कि भाई साहब आप भी सत्य के रास्ते पे चलो। तो सत्याग्रह क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं सत्याग्रह कोई चीज नहीं है, एक्चुअली में इट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की एक शैली है, और इस जीवन को वही जी सकता है जिसके अंदर कुछ गुण होते हैं। ठीक है, हर कोई सत्याग्रह का पालन नहीं कर सकता। महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई सत्याग्रह का पालन करने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखो, पहला गुण तो व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? डेडिकेशन। क्या होना चाहिए? डेडिकेशन। हिंदी में कहें तो प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। तो भाई प्रतिबद्धता, डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर। प्रतिबद्धता किस चीज के लिए? सत्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मतलब वो ये रहे कि भाई मैं सच के साथ ही खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाला डेडिकेशन जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं है, उसके अंतर मन में नहीं आया, तो मान के चलो सत्याग्रह का सिपाही कभी नहीं बन सकता। ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब महात्मा गांधी जी कहते हैं, मेरा कुछ विचार नहीं है इसमें। ठीक है, होता है पता लगा कोई उनका सपोर्टर है वो तो खुश हो जाएगा, कोई विरोधी है मैं घर के बाहर ही आ जाए कि बहुत महात्मा गांधी की तारीफ कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो, ध्यान रखना इस बात का भाई। तो इसीलिए एजुकेशन पर्पज से पढ़ना कि पढ़ के एग्जाम में पास होना है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई नॉन वायलेंस, वो व्यक्ति जो भी है, व्यक्ति को नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नॉन वायलेंस प्रैक्टिस, अहिंसा का अभ्यास। जो व्यक्ति अहिंसा का अभ्यास नहीं करता और अहिंसा के मार्ग पे नहीं चल सकता, वो कभी भी सत्याग्रह को फॉलो नहीं कर सकता, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरी बात महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं भाई? तीसरी बात महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो साहसी होना चाहिए। ठीक है, ब्रेव, साहस उसके अंदर होना चाहिए, निडरता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कि वो किसी चीज गलत के खिलाफ खड़ा हो सके। जब तक ये हिम्मत ही हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है हम छोड़ के निकल लेते हैं आगे, तो व्यक्ति सत्याग्रह नहीं साबित कर सकता। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? साहस होगा, निडरता होगी कि मैं बुराई का झूठ का सामना कर सकूं, वही सत्याग्रह कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं सक्रिय प्रतिरोध। जैसे कि आप हिंदी में कहोगे कि एक्टिव रेजिस्टेंस, सक्रिय प्रतिरोध करना। हिंदी में लिख देता हूं भाई मैं इसको, सक्रिय प्रतिरोध। क्या होता है सक्रिय प्रतिरोध? ये सक्रिय प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप जाके बताओ एक काम करो भाई 100 नंबर पे फोन कर लो, वो हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है, ऐसा नहीं, उसके साथ मिलके उस चीज को काम को करना, इसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध दो तरह के होते हैं। एक होता है निष्क्रिय, कि भाई हमारे साथ कोई बंदा आया, उसने कहा भाई मेरे साथ ये बुरा हो गया। एक तरीका तो ये हुआ कि मैं बोलूँ हाँ एक काम करो ये लो 100 नंबर पे फोन कर दो, पुलिस आ जाएगी, बाकी तो फिर पुलिस के काम है, फिर तो हम क्या कर सकते हैं। ये होता है निष्क्रिय प्रतिरोध। सक्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या? भाई अच्छा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक है, हम चल के थाने पे रिपोर्ट करवाएंगे, क्या कार्रवाई हो रही है उस पर ध्यान रखेंगे, और जब तक इसका परिणाम नहीं निकल जाएगा मैं आपके साथ रहूंगा। ये होता है सक्रिय प्रतिरोध। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति सत्याग्रह का पालन करना चाहता है उसके अंदर सक्रिय प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, क्या सहने की शक्ति होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षक मतलब जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होगा वो तो कभी काम नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, और वो होनी चाहिए, कलेक्टिवनेस होनी चाहिए, तो एकजुटता नहीं रहेगी ना, यूनिटी नहीं रहेगी लोगों के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिटी। बोले तो एकता, जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक क्या हो सकता है, तब तक तो मामला सेट नहीं हो पाएगा भाई। ठीक, तो सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ सारी बातें, जो बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ लेना। और दोबारा बता रहा हूँ इस बात को कि कोई पीडीएफ मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूँ ताकि आप एक वन लाइन में समझ जाओ, लेकिन अगर इसका पूरा रिटर्न पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाओ डाउनलोड कर लो, अपने आप फिर मिल जाएगा पूरा का। हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मिक्स लैंग्वेज में पढ़ लो। अब उसके बाद क्या होता है भाई, महात्मा गांधी जी ने चलो सत्याग्रह के बारे में बहुत जान लिया, मैं केवल शब्द बता रहा हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना आपका काम है। ठीक है, वैसे भी हिंदुस्तान के बच्चे इस मामले में तो टैलेंटेड होते हैं, कुछ भी एक बता दो तो फिर तो पूरा 4-5 पेज खुद ही छाप देते हैं। अब महात्मा गांधी के बारे में 2-4 टॉपिक और है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई अगर कोई देश है, जैसे हिंदुस्तान था उसे गुलाम बना लिया अंग्रेजों ने,
तो महात्मा गांधी कहते हैं इस उपनिवेशवाद यानी कोलोनिज्म का किसी देश के ऊपर क्या, अगर ऐसे अंग्रेज हमको गुलाम बना के चले गए तो हमको गुलाम बना के चले गए तो क्या उससे हमारे कुछ फर्क पड़ा क्या? तो बहुत फर्क पड़ा। सामाजिक ढांचा खत्म कर दिया उन्होंने, हमारी सोचने का तरीका बदल दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो आज हम सोचते हैं, हो सकता है कुछ फायदे भी हों उसके, कुछ नुकसान, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गए। ठीक है, नुकसान ज्यादा कैसे होता है? हम कल्चरली खत्म कर देते हैं। हिंदुस्तान का कल्चर चलो फिर भी बहुत स्ट्रांग था कि आज भी जो है मामला, हम कुछ कुछ याद है हमें अपने बारे में, कई कई देश तो ऐसे हैं जो पूरे खत्म ही हो गए, उनके कल्चर ही खत्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे, कनाडा आप देखोगे, आप देखते होगे कि अमेरिका, यूएसए जो है ये पूरे इंग्लैंड ही बन चुके हैं। इंग्लैंड ने जब यहाँ पर राज किया तो खत्म ही कर दिया, यहाँ के जो नेटिव पीपल थे आज वो गायब है पूरे के पूरे। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जब कोई भी देश उपनिवेश में आ जाता है, चपेट में आता है, गुलाम बन जाता है, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, इस बात को हम जानेंगे। तो टॉपिक रहेगा इस बार का, ऐसे हमारा इस बार अभी का, कि सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोलोनिज्म। निवेशवाद के आर्थिक और क्या सामाजिक कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो भाई पहला प्रभाव क्या पड़ता है? पहला प्रभाव तो ये पड़ता है भाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका। इकोनॉमिक क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। जिस भी देश के ऊपर भाई गुलामी आ जाएगी एक बार, तो उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाएगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है कि मतलब उनका आर्थिक शोषण होता है। अंग्रेज जो है वो हमारे यहाँ से पैसा निकाल निकाल के अपने देश ले जाते थे। ऐसे नहीं कि पूरा पैसा लिया लेके भाग गए, हमारे सामने से स्टाइल में पैसा लेके चले जाते थे। अच्छा आप इतना कर रहे हो, आपके ऊपर तो टैक्स लगेगा भाई, इतना टैक्स लिया, गया इंग्लैंड की रानी के पास। अच्छा आप क्या कर रहे हो? अच्छा ये काम कर रहे हो, लाओ भाई टैक्स लगेगा, टैक्स लेके चल पड़े, हर मामले पे टैक्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि नहीं ये टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने से पैसा उतनी स्पीड से नहीं आ पा रहा। उन्होंने क्या किया फिर, और हम लोग भी विरोध करने लगे। तो अंग्रेज क्या करते थे, बोलते थे ना कि अच्छा एक काम करो भाई, अच्छा तुम लोग कपास उगा रहे हो, कॉटन, तो एक काम करो, किसानों को बोलते थे लो हमसे पैसा ले लो, कपास हमको बेच दो। बेचारा किसान कपास बेच दिया करता था, तो 2 रुपए का कपास उससे लेते थे, इंग्लैंड में ले जाते थे, उससे वो साड़ी वाड़ी कुछ कपड़ा उपड़ा बना के ले आते थे इंग्लैंड मशीनों से, और ला करके 2 रुपए का सामान 20 रुपए बेच रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से 18 रुपए तो बाहर ही निकाल लिए ना उन्होंने आपके देश से। ठीक है, जैसे आज हम लोग कहते हैं स्वदेशी भाई चाइना से सामान खरीदो, क्योंकि हम चाइना वाले क्या करते हैं, हम जो पैसा दे रहे हैं वो सीधा चाइना में चला जा रहा है। ठीक है, आपने कोई चाइनीज सामान खरीदा, उसका प्रॉफिट कहाँ गया? आप बोलोगे भाई चाइना वाले लोग सैलरी तो दे रहे हैं ना। तो देखो कोई सामान जब आप 10 रुपए खरीदते हो किसी चाइनीज कंपनी का, तो क्या होता है 10 रुपए में से उसका 8 रुपए तक मान के चलते हैं मेंटेनेंस, किराया और सैलरी में चला जाता है, लेकिन 2 रुपए तो चला गया ना हमारे देश से, हमारे देश का नुकसान तो हो ही गया। तो ये एक बेसिक फर्क पड़ता है जब भी कोई दूसरा देश इफेक्ट डालता है। तो इकोनॉमिक रूप से एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग आर्थिक शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्थिक शोषण हो जाता है। दूसरी जो चीज फैक्टर पड़ती है वो होता है कि भाई जो कल्चरल इकोनॉमिक सेंटर थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि जो पारंपरिक या सांस्कृतिक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के क्या थे, साधन थे, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज का कपड़ा हिंदुस्तान में आता था, अंग्रेजों का कपड़ा, तो अंग्रेजों का कपड़ा मशीन से बना हुआ है भाई। ठीक है, अब चाइनीज सामान क्यों इंडिया में ज्यादा बिकता है? भाई सस्ता होता है, मेन पहला प्राइमरी रीजन ही यही है, सस्ता होता है। वो लोग कहते हैं क्वालिटी, ये वो क्वालिटी बात की बात है। आज भले चाइनीज फोन बड़े अच्छे आने लग गए हों, लेकिन जब नए नए आते डब्बे जैसे बड़े बड़े मोटे मोटे आते थे, बस ये था कि भाई टच होते हैं, है ना, और 2000 रुपये में आ जाया करते थे। हम लोग 2000 में बटन वाला फोन खरीदेगा, 2500 में चाइनीज फोन खरीद लो। तो कहने का मतलब सस्ते होते थे। तो जब अंग्रेजों का कपड़ा हिंदुस्तान में आया था, और ऐसे ही हिंदुस्तान के कपड़े रहते थे, वो तो हाथ से बनाते थे बेचारे, तो बहुत मेहनत लगती, पैसा ज्यादा लेते थे। तो लोग क्या करते थे, उस वक्त के मिडिल क्लास के लोग वो अंग्रेजों के कपड़े खरीदा करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान में हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है वो कब तक घाटा सहेगा? कुछ दिनों बाद वो काम ही बंद कर दिया करता था, वो कहीं मजदूरी करने चला जाया करता था। तो इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान के जो अपने
व्यक्तिगत आर्थिक केंद्र थे वो सारे के सारे क्या होते चले गए, वो सारे के सारे खत्म होते चले गए। ठीक है, तो ये एक नुकसान हो जाता है, कल्चरल सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आती है, हिंदी में कहें तो नकली लिख दिया मैंने गलती से, नकली नहीं यहाँ नकदी लिखना था। नकदी फसलों का रोपण। ठीक है, कहने का मतलब है हिंदुस्तान की फसल एग्रीकल्चर पे अटैक कर दिया था अंग्रेजों ने आकर के। ठीक है, उनके आने से क्या हुआ कि भाई कोई हमारे देश में ना कैश जो फसल थी जिस पे कैश अच्छा मिल सकता था, हम वो ज्यादा फर्टाइल करने लग गए। इससे क्या हुआ कि मतलब अब जमीन वमीन को किसान कहते हैं कि जमीन हमारी माता है, तो ठीक है अपनी माता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे फसलों का बड़ा देख वेख के करते थे, उपजाऊ करते थे, मतलब उगाते थे। लेकिन जब पैसों का दौर आ गया तो उन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, कि बढ़ावा इस चीज को दिया कि भाई आप वो फसल उगाओ जिससे सीधा कैश मिलता हो झटके में। ठीक है, तो फिर आपने देखा होगा अफीम की खेती की जाने लग गई। ठीक है, नशा उगाया जाने लग गया, फिर पूरे चाइना वाइना में भेज रहे हैं, नशा वशा ही भेजा करते थे अंग्रेज उनके अपने देशों में भेजा करते थे। ठीक है, भारत में भी फिर ये व्यापार बहुत तेजी से चलने लग गया। ठीक, तो ये इस तरह की फसलें उगाई जाने लग गई जिससे क्या हो, पैसा मिल जाया करे आसाम जल्दी से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि कल्चरली बहुत नुकसान पहुंचा है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारा अपना कल्चर जो है पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। विभाजन आ जाता है समाज में, क्या हो जाता है, डिवीजन। जब किसी भी अंग्रेज का या किसी बाहर वाले बंदे का शासन आता है तो समाज में क्या होता है, डिवीजन आ जाता है। ठीक है, डिवीजन बोले तो विभाजन, समाज में विभाजन आ जाता है। तो ये दो चार असर हैं जो कि पड़ जाते हैं जब कोई देश गुलाम बनता है। तो जब कोई देश गुलाम बनेगा तो गुलाम बनाने वाला ये काम जरूर करेगा, सबसे पहले उनका आर्थिक शोषण करेगा, ये काम कराएगा, मजदूरी करवाएगा उस देश के लोगों को। गुलाम हो भाई तुम तो गुलाम जैसे काम करवाएंगे। कल्चर खत्म कर देगा वहां का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, लगभग वहां कल्चर खत्म हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में असली ऑस्ट्रेलियन कौन बचा होगा पर कोई जानता भी नहीं होगा। वहां जितने आपको दिखते हैं अभी सब गोरे गोरे, सबके सब अंग्रेजी हैं, उन्हीं की पीढ़ियां बढ़ बढ़ के वहां पे आबादी कब्जा कर लिया उन्होंने पूरा का पूरा। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात कि गांधी जी के क्या विचार हैं संवैधानिकता के बारे में। ठीक है, गांधी जी के व्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद पर गांधी जी के विचार। हिंदी में भी लिख देता हूं भाई, संविधानवाद पर गांधी जी के विचार। गांधी जी के क्या विचार हैं भाई संविधानवाद के बारे में। तो भाई गांधी जी का जो विचार है वो देख लेते हैं, क्या विचार है गांधी जी का। तो गांधी जी का विचार संविधानवाद के बारे में ये है कि भाई गांधी जी पहली बात तो अच्छा मानते हैं संविधानवाद के विचार को। उनका कहना है कि भाई बहुत अच्छा है, कानून का शासन होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या कहते हैं, पहली बात बोलते हैं बहुत अच्छी बात है भाई, पहली बात तो इसमें कानून का शासन होता है, कानून का शासन हो जाता है। उन्होंने कहा दूसरी इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, वो दूसरी अच्छी बात लगती है कि भाई डेमोक्रेटिक शासन होता है। कैसा होता है, डेमोक्रेटिक रूल होता है इसके अंदर। संविधानवाद, जहां संविधानवाद होगा वहां लोकतांत्रिक तरीके से क्या होता है, सरकारें चलती है पूरी की पूरी। ठीक है, फिर तीसरी बात ये बोलते हैं कि भाई कानून का भी क्या होता है, सीमाएं होती है, लिमिटेशन ऑन लॉ। मतलब रूल ऑफ लॉ तो ठीक है, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन कानून पर भी कुछ क्या हो, सीमाएं हो। ऐसा ना हो कानून हर चीज डिसाइड कर रहा है, आप खाओगे क्या, पहनोगे क्या, रहोगे क्या, नाचोगे कैसे, खेलोगे कैसे, ये सब भी कानून से डिसाइड ना हो। कुछ आजादी भी मिलनी चाहिए, कानून की भी एक सीमाएं होती हैं। ठीक है, और वो कहते थे महात्मा गांधी कि भाई संविधानवाद से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये हो गया अपना लोकतांत्रिक शासन। ठीक है भाई, तो महात्मा गांधी के जो है ये विचार हैं किसके बारे में? संविधानवाद के बारे में विचार है। ठीक, ऐसे ही महात्मा गांधी के विचार पूछ लिए जाते हैं कई बार कि महात्मा गांधी समाजवाद और साम्यवाद, ये दो विषय बहुत जरूरी हैं। गांधी जी व्यू ऑन सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। भाई गांधी जी के क्या विचार हैं समाजवाद पर और साम्यवाद पर? ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद दोनों पर गांधी जी के क्या विचार है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लो, हैशटैग डाल लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई क्या विचार है महात्मा गांधी के? कई बातों पे मैच भी करते हैं, कई बातों पे अलग अलग भी रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात किया तो समाजवाद और साम्यवाद जो है उससे गांधी जी कहाँ पर मैच करते हैं? पूंजीवाद की आलोचना करते हैं। ठीक है, पूंजी क्रिटिसाइज करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की आलोचना, पूंजीवाद की आलोचना तो दोनों ही करते हैं। महात्मा गांधी भी पूंजीवाद के खिलाफ ही हैं और समाजवादी और साम्यवादी तो खैर भाई बने ही पूंजीवाद के खिलाफ हैं। तो खिलाफ एक तो ये पॉजिटिव, दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट है पूरा का पूरा। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं? इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात करते हैं, यानी कि आर्थिक समानता की बात करते हैं। आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो आर्थिक समानता की बात करते हैं। साम्यवाद भी कहते हैं भाई अमीर गरीब के बीच का भेद मिटना चाहिए। ऐसे महात्मा गांधी भी कहते हैं कि भाई अमीर गरीब के बीच का क्या है कि भेद मिट जाना चाहिए। ऐसे एकदम से ऐसा ना रहे कि भाई अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इसकी बात करते हैं। दोनों ही बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकृत सरकार की बात करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि सरकार का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो सारी पावर किसी जगह जाकर इकट्ठा हो गई, पावर ऐसी हो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हो। और एफिलियत में महात्मा गांधी कहते हैं एफिलियत पावर गांव गांव के व्यक्ति के पास पावर होनी चाहिए कि अपने गांव में क्या कर सके। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं गांव का विकास होगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो भाई विकेंद्रीकरण की जो वह बात करते हैं, दोनों लोग बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो जहां पर ये विरोध भी होता है दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात बोलने पे आ जाऊं तो कौन कौन सा विरोध होता है? महात्मा गांधी जी बात करते हैं नॉन वायलेंस की, अहिंसा की बात करते हैं। तो अहिंसा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई देखो हमको अगर कोई बदलाव लाना है तो अहिंसा के रास्ते पे चल के लाना है। ठीक है, जबकि जो समाजवाद या साम्यवाद जिसे कहते हैं वो हिंसा की बात करता है, वो हिंसा के तरीके से क्रांतिकारी रास्तों की बात करता है ना। तो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हैं। ठीक, महात्मा गांधी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का विरोध करते हैं, लेकिन ये जो है सोशलिज्म या कम्युनिज्म वाले लोग ये सोशलिज्म ये औद्योगिकरण का विरोध नहीं करते, ये कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं। केवल कहते हैं उद्योग तो होने ही चाहिए, बस सरकार का कब्जा होना चाहिए उनके ऊपर। तो महात्मा गांधी कहते हैं औद्योगिकरण ही ठीक नहीं है, औद्योगिकरण जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे आर्थिक तंत्र खड़े होने चाहिए गाँव में, जो कि उनके ऊपर क्या कर सके, इकोनॉमिकली उनको इंडिपेंडेंट बना सके गाँव को। ये मानना है उनका। ठीक है, महात्मा गांधी का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसका जो बेसिक है वो है अध्यात्म, मोरालिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस है। जबकि जो तुम्हारा सोशलिज्म या कम्युनिज्म है ये किसके ऊपर बेस है? ये डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म के ऊपर बेस है। मेटेरियलिज्म के ऊपर बेस है, कहने का मतलब है भौतिकवाद के ऊपर इसकी व्याख्या की गई है पूरी की पूरी। अध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये लोग तो अध्यात्म मानते ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो चार व्यू है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, चैनल को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ।
कभी MA BA में फेल नहीं हो पाओगे इस चैनल पे अगर रहोगे तो, ठीक है। और UGC नेट वेट कोई भी एग्जाम देना होगा इस चैनल पे आप बने रहो, सब पास करवा देंगे आप, ठीक है। चलो, महात्मा गांधी के बारे में अगला जो बात कई बार पूछी जाती है, अगली कई सारी, वो कौन सी बात है? वो बात है कि भाई साहब महात्मा गांधी जी ने क्या कहते हैं कि कंडीशन ऑफ पीस, कंडीशन फॉर पीस, ऑफ गलती लिख दिया, कंडीशन फॉर पीस होना चाहिए। महात्मा गांधी पूछते हैं भाई कि जो ये है अपना, अगर हम चाहते हैं दुनिया में शांति हो, शांति बनी रहे, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो फुलफिल होनी ही चाहिए, जो काम जो है वो होना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो, शांति बनी रहे, तो शांति के लिए कौन कौन सी क्या चीज है, कंडीशन है, अवस्थाएं हैं कि अगर होगी तभी शांति होगी। तो पहली बात महात्मा गांधी इसके बारे में जो बात करते हैं, वो कहते हैं महात्मा गांधी की भाई पहली चीज होनी चाहिए हमारे पास, वो है अपनी, क्या कहते हैं इसको भाई, सच्चाई, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। महात्मा गांधी कहते हैं भाई सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी। तो सच्चाई और ईमानदारी दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में महात्मा गांधी, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी तब तक क्या हो जाएगा, विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, ये बात रहेगी, ठीक है। दूसरा महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी जी कहते थे, ठीक है। तो नॉन वायलेंस बहुत जरूरी है महात्मा गांधी, अगर विश्व में शांति चाहिए तो अहिंसा जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात जो कहते हैं वो कहते हैं जस्टिस एंड इक्वेलिटी, जस्टिस एंड इक्वेलिटी लिख देता हूं भाई, अहिंसा भी लिख देता हूं मैं, अहिंसा, जस्टिस बोले तो न्याय और समानता, ये दोनों क्या है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। चौथी जो चीज है वो क्या है, चौथी चीज महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई फॉरगिवनेस, क्षमा करने की जो क्षमता है, क्षमादान, माफ कर दो, ठीक है, सामने वाले को माफ कर देना चाहिए। ये अगर क्वालिटी दुनिया में आ जाए तो दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं क्या, सहयोग, ऑपरेशन, ठीक है। सहयोग की भावना बहुत आवश्यक है अगर दुनिया में क्या चाहते हैं हम दुनिया में अगर शांति चाहते हैं तो, ठीक है। तो महात्मा गांधी से अगर बात की जाए तो बहुत ही ये सारी बातें, ये बहुत ही ज़्यादा इसने पूरे वर्ल्ड को मोटिवेट किया, और इसी बात को लेकर के बहुत सारे आप देखोगे आंदोलन हुए जहाँ पर लोगों ने अपने अधिकारों की और हक की बात की, नॉन वायलेंस का यूज करके। ये बिल्कुल एक मोमेंट बन गया, महात्मा गांधी बिल्कुल एक आइडिया बन गए। आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक लोगों के लिए मूवमेंट चलाया था। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, आपने म्यांमार की आंग सान सू की का नाम सुना होगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को ही बिल्कुल अपना रोल मॉडल मान के काम करना शुरू किया, ठीक है। रोल मॉडल माना और बात मान के काम करना शुरू किया कि भाई ये जो थ्योरीज है इसके जरिए ही क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने राइट्स ले सकते हैं, और महात्मा गांधी की मोटिवेशन से हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी जो है वो इनके बारे में और जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी विरोध करते हैं, तो हमने बहुत सारी बात विरोध की बात करते हैं, दो चार, ठीक है। इग्नू के एग्जाम्स आ गए हैं और आप भी टेंशन में हो, सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ाई करें, तो टेंशन मत लो। यूनिमा क्लासेस लेके आया है 2025 के लिए अपग्रेडेड नोट्स, 100% एग्जाम ओरिएंटेड, क्रिस्प और स्मार्टली डिजाइन नोट्स। यूनिमा क्लासेस ने नोट्स में कवर किए हैं टॉपिक समरी, मेन पॉइंट्स फॉर क्विक रिवीजन, 8+ पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस कि किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फ्लो चार्ट्स टू इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक। देन आता है आंसर विद की हाइलाइट्स कि किस तरह से आप एग्जाम्स में आंसर्स लिख सकते हैं। पिछले कई सालों से यूनिमा क्लासेस के नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प करी है
ना सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने में, इवन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो सोच क्या रहे हो, एग्जाम क्लियर करने हैं, वो भी बिना टेंशन के? तो अभी यूनिमा क्लासेस की वेबसाइट पे जाओ और नोट्स डाउनलोड कर लो। यूनिमा क्लासेस की वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स के लिए यूनिमा क्लासेस विद्यार्थी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। महात्मा गांधी विरोध किस करते हैं? वेस्टर्न महात्मा गांधी क्रिटिसिज्म ऑन वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं महात्मा गांधी। पाश्चात्य संस्कृति या का विरोध। महात्मा गांधी कहते हैं यार वेस्टर्न कल्चर जो है ठीक नहीं है। अब सवाल पैदा होता है भाई ठीक क्यों नहीं है? तो महात्मा गांधी जी 2-4 फैक्टर बताते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी कहते हैं भाई देखो, जो पाश्चात्य संस्कृतिवाद है, ये पहली बात तो मटेरियलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है? मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद, भौतिकवादी है। भौतिकवादी मतलब चीजें इकट्ठा करना चाहता है, ठीक है? कोई स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म कुछ नहीं, सामान इकट्ठा कर लेना, ठीक है? तो वो जो है, इस महात्मा गांधी इसको थोड़ा सा खिलाफ मानते हैं, इस पूरी चीज को, कि भाई ये तरीका जो है ठीक नहीं है जीवन जीने का, कि आप एक भोग विलास के जीवन में चले जाओ, ठीक है? दूसरा, महात्मा गांधी कहते हैं भाई यहाँ पर कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है, भोक्तावाद। भोक्तावाद, चीजें लोग खरीदने में, इकट्ठा करने, जमान बन जाता रहा। भौतिकवादी जहां पर होगा वहां पर तो भोक्तावाद होगा ही होगा, ठीक है? महात्मा गांधी कहते हैं सामान वामान बहुत खरीदा जाता है, इससे क्या होता है? प्रकृति और मनुष्य का शोषण होता है। तीसरा कहते हैं नो मोरल वैल्यूज, नो मोरल वैल्यूज को मतलब कोई भी उनका नैतिकता तो है ही नहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, ठीक है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करता है? सिर्फ प्रॉफिट को मानता है, कहता है कि भाई फायदा है तो सब कुछ है, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण है कंप्लीटली। उनका कोई नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक ऐसा कोई मूल्य नहीं है, ठीक है? और चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो है वॉयलेंस, हिंसा को मान के चलते हैं। दरअसल में जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं वो किसको मानते हैं? वो हिंसा को मानते हैं, ठीक है? पांचवी जो चीज है जिसको वो लोग मानते हैं वो क्या है? वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण। महात्मा गांधी जो है वो औद्योगिकरण का विरोध करते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं भाई बहुत जरूरी है औद्योगिकरण, तो ठीक है? तो ये दो, और वो लोग कोलोनिज्म में मानते हैं, ठीक है? छठा पॉइंट ये है कोलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद। महात्मा गांधी कहते हैं भाई उपनिवेशवाद यानी कि कोलोनिज्म के मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। अंग्रेज लोग इसके बहुत सपोर्टर थे। अंग्रेज लोग, गलती से बोल रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टर्न का मतलब अंग्रेजी समझ में आता है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं वो तो पूरा वेस्ट का जो कल्चर है वो ऐसा ही है, ठीक है? वो लोग गुलाम बना के रखने में क्या करते हैं? यकीन रखते हैं पूरा का पूरा कि हाँ भाई बंदे को दबा के रखो, इसी में हमारी क्या है? इसी में हमारी महानता है। एक राष्ट्र के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखो एक और जो पूछा जाता है महात्मा गांधी के रूप में, महात्मा गांधी भारत को राष्ट्र के रूप में किस प्रकार देखते हैं? तो हम कह सकते हैं कि भाई गांधी जी व्यू ऑन इंडिया एज अ नेशन। राष्ट्र के रूप में महात्मा गांधी जी भारत को किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है? तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई भारत जो है वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र नहीं है, बल्कि जीता जागता क्या है? एक कल्चर है, एक संस्कृति है जो कि जीवित है, ठीक है? तो इस प्रकार से बातें बोलते हैं महात्मा गांधी जी भारत के बारे में, ठीक है? तो भारत के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या बताते हैं महात्मा गांधी जी? कहते हैं कि भारत के अंदर क्या है भाई? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता,
क्या है भारत में? अनेकता में एकता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। तो उन्होंने कहा भारत के अंदर क्या है कि भाई साहब डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, इतना एकजुट है, इतना ज्यादा डाइवर्स और इतनी एकजुट कंट्री आपको मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति संस्कारों के बारे में कहा जाता है कि भाई कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी। तो कुछ कदम चलो पानी का टेस्ट बदल जाए, कुछ कदम पर चलो लैंग्वेज नहीं आ जाएगी। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत अगर इकट्ठा है, एक साथ है, तो ये उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, कल्चर से एक हैं पूरे के पूरे। भाषाएं अलग हो सकती हैं, बिहेवियर अलग हो सकता है, खान पान अलग, लेकिन हमारा कल्चर एक है, ऐसा हमारे यहाँ मानना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है मल्टी कल्चरलिज्म है, यहाँ पर बहुलवाद है। उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुलवाद है, महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ पर नॉन वायलेंस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन वायलेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, सह अस्तित्व बना हुआ है। कोई भी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास नहीं करती भारत के अंदर। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं, चौथा वो कहते हैं यहाँ पर सर्वोदय की भावना है। सर्वोदय का क्या है, सर्वोदय की भावना है। तो सर्वोदय की भावना में क्या हो जाता है कि सबका कल्याण हो, ये कामना भारत के अंदर, ये उसकी संस्कृति के अंदर है कि हम सबके कल्याण की योजना करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ये सारी बातें। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है भाई महात्मा गांधी की जो विचार हैं, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन से सुनी भी होगी कई बार कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है साध्य, एक होता है साधन। ठीक है, एक होता है साध्य और एक क्या होता है, साधन। जैसे मान लो मुझे कुछ अचीव करना है, तो वो मेरा क्या है, साध्य है, टारगेट जो है। अब उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो कुछ करूंगा वो सारे क्या हो जाएंगे, रिसोर्स हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई हो सकता है आपका साध्य बहुत अच्छा हो, टारगेट बहुत अच्छा हो, एम बहुत अच्छा हो, लेकिन एम अच्छा होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप जिस रास्ते से वहां पर जाने वाले वो रास्ता भी अगर अच्छा ना हो। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं जिस रास्ते से आप जाने की कोशिश करो वो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो महात्मा गांधी जी ने क्यों कहा ऐसा, अच्छा कुछ लोग फिर इनके खिलाफ बोलते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई ये कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं भाई हमारा अगर एम अच्छा है, हम सोच कुछ अच्छा रहे हैं, तो वहां तक कैसे भी पहुंचो सही है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी उनका विरोध करते हैं। तो महात्मा गांधी का एक विचार है, वो क्या है, महात्मा गांधी का विचार है कि साधन की पवित्रता। ठीक है, जो हमारा रिसोर्स है उसकी प्योरनेस कितनी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। पहली बात, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि साधन तक तो, साध्य तक तो हम बात, अगर आप गलत रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हो सही जगह पे, तो रास्ता अगर गलत हो तो आप रास्ते में भटक जाओगे। पहला रीजन तो उन्होंने यही बताया। ठीक है, कि जो साधन है वो ज्यादा पवित्र होना चाहिए साध्य के जरिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई इसके पीछे की जो मोरल रीजन है, क्या है इसके पीछे, मोरल रीजन है, नैतिक कारण है। क्या है नैतिक कारण, ये नैतिक कारण ये है कि भाई अगर गलत तरीके से कोई लक्ष्य प्राप्त किया जाए, पहले बात तो कहते हैं गलत तरीके से कोई सही लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकता। ठीक है, गलत तरीके से क्या हो सकता है, सही लक्ष्य प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या होता है, उन्होंने कहा हिंसा जो है वो केवल एक हिंसा को ही जन्म देती है। क्या कहा उन्होंने, वॉयलेंस क्रिएट वॉयलेंस। भाई हिंसा जो है वो हिंसा को ही जन्म देगी अल्टीमेटली जाकर के। ठीक है, आपको भले लग रहा हो कि मैंने ये चीज करके थोड़ा सा टाइल दिया कोई चीज को, बाद में सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाई हिंसा है वो हो सकता है अल्पकाल के लिए आपको लग रहा हो कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया, लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म में आप जाओगे तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, वो नेगेटिव पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। चलो, तो महात्मा गांधी जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। अगली बात जो महात्मा गांधी करते हैं वो करते हैं, उनका जो आइडिया है
व्यू ऑन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता पर विचार, स्वतंत्रता और समानता पर विचार। महात्मा गांधी के क्या विचार हैं स्वतंत्रता और समानता के ऊपर? जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल थ्योरीज के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, स्वतंत्रता और समानता। तो स्वतंत्रता और समानता के ऊपर महात्मा गांधी जी का भी विचार है। स्वतंत्रता और समानता बहुत ज्यादा विरोधी चीजें एक दूसरे के। अगर आप समाज में सोचोगे ना समानता लेकर के आओ, सबको एक वैसे बनाओ, तो आपको लोगों की स्वतंत्रता छीननी पड़ जाएगी, है ना। जैसे मान लो आपने देखा होगा कई बार लोग विरोध भी करते हैं इस बात का कि अरे रिजर्वेशन की पॉलिसी ले आए हैं, मेरा 90 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका 60 पे भी हो गया, ऐसा करके लोग बोलते हैं आमतौर पे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है इक्वालिटी लाने के लिए समाज में, ठीक है। एक्चुअली में जिस पर्सन के नंबर कम आ रहे हैं कुछ भी, डिबेट मत करने लग जाना यार, ठीक है। आप बोलो भाई वो तो ऐसा है, ठीक है, मैं सारी बातें मान रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली कि जब समाज में कोई समानता लाने का प्रयास करता है तो किसी न किसी की स्वतंत्रता छिन जाती है, ठीक है। तो ये जब सरकारें ये काम करती हैं तो उनको बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि भाई हम जो कर रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है समाज पर, ठीक है। तो ना बहुत ज्यादा समानता पर जोर दिया जाए, ना ज्यादा स्वतंत्रता पर जोर दिया जाए। महात्मा गांधी कहते हैं भाई दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं? क्योंकि जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी, महात्मा गांधी कहते हैं भाई इक्वालिटी यानी कि ओवर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता से स्वराज आता है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? स्वतंत्रता से क्या आता है? स्वराज आता है। और समानता से क्या आता है? सामाजिक न्याय आता है, यानी कि सोशल जस्टिस आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? सोशल जस्टिस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सोशल जस्टिस के लिए महात्मा गांधी कहते हैं भाई जरूरी है कि समानता हो जाए, लेकिन सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से फैसले लेने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप समानता के चक्कर में स्वतंत्रता को इतना दबा दो कि लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लग जाए, उन्हें लग जाए कि हमारी तो पूरी आज़ादी छीन ली गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक विचारक है, बड़े महान विचारक हैं, उन्होंने कहा था कि यदि समानता दरवाजे से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाती है, ठीक है। कौन से विचारक ने बात बोली थी? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना इस बात को, ठीक है। बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ऐसे कोटेशंस याद रखनी चाहिए। एग्जाम में जितना कोटेशन वगैरह लिखोगे ना भाई टीचर खुश हो जाएगा, बोलेगा यही यही वो विद्यार्थी इसकी मुझे आवश्यकता थी, ले पूरे नंबर, ठीक है। तो कोटेशंस लिखनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में इन कोटेशंस की, बुक के नाम की, डेट वेट के साथ बताने की बड़ी वैल्यू होती है। मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा लिखे कि फलाने विचारक ने इस पुस्तक के इस पेज पर ये चीज लिखी हुई है तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है। तो अब जब टीचर पूछेगा यार क्या मतलब बच्चे ने बुक पढ़ रखी है, पेज नंबर तक बता रहा, राइटर का नाम बता रहा, क्या लिखा है ये बता रहा, तब उसका मूल्यांकन कर रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद मार्क्स वर्सेस गांधी, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है एग्जाम वालों का जो है ना, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मार्क्स वर्सेस गांधी। मार्क्स वर्सेस गांधी। गांधी और मार्क्स के विचारों में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है भाई कि मार्क्स जो था वो वायलेंस को सपोर्ट करता है, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को करते हैं। पहला मेन डिफरेंस यहीं पे क्रिएट हो जाता है। भाई मार्क्स तो कहता है क्रांति करो, क्रांति तो हिंसा से ही होगी, है ना। इनके जो फॉलोवर्स थे उसके बाद उन्होंने भी यही कहा। जैसे वो चाइना वाले कौन थे, माओ जेडोंग, उन्होंने कहा था कि भाई राजनीतिक बल बंदूक की गोली से निकलता है, नली से निकलता है। तो उन्होंने कहा मतलब जिसके हाथ में बंदूक होगी वही पावरफुल रहेगा। तो वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं भाई वी आर कंप्लीटली नॉन वायलेंस, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर है? मेटेरियलिज्म के ऊपर, ठीक है, भौतिकवाद के ऊपर निर्भर है। इनका जो स्पिरिचुअल है, इनका जो है ये भौतिकवाद पर निर्भर है। आर्थिक दृष्टिकोण इनका किस पर डिपेंड है? आध्यात्म पर। इनका आध्यात्म पर डिपेंडेंट है, ठीक है।
जो सामाजिक परिवर्तन का दृष्टिकोण है, समाज को परिवर्तन करने के बारे में जो सोचा जाता है, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं भाई समाज को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है? महात्मा गांधी कहते हैं समाज को परिवर्तित करने का तरीका है कि आप वो कर दो, क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर आत्म चेतना जगाओ, उनसे बात करो, उनकी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करो। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं गरीब लोग इकट्ठा हो जाओ, सब अमीरों को मार दो, पीट दो, भगा दो, तो ये सब करने की बात करते हैं, वो क्रांति की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी का विचार थोड़ा अलग है समाज को बदलने का भी, ठीक है। समाज को बदलने को लेकर के जो आइडिया है महात्मा गांधी का, वो कार्ल मार्क्स से क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। समझ में आ गई बात पूरी की पूरी? महात्मा गांधी भी एकता की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स भी एकता की बात करते हैं, लेकिन दोनों की एकता में फर्क है। महात्मा गांधी एकता में सारे समाज को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं, कार्ल मार्क्स जब एकता की बात करते हैं तो किसकी करते हैं? एक स्पेशल क्लास की एकता की बात करते हैं, और ये स्ट्रगल ऑफ क्लास की बात करते हैं। कहते हैं दो वर्गों के बीच में लड़ाई होगी। महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, हिंसा, लड़ाई, ऐसा कुछ शब्द उनकी डायरी में है ही, ठीक है। ये सारी बातें। अब उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कुछ खास बनते नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भाई आपको जो सारा का सारा पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो नीचे कहाँ जाना पड़ेगा आपको? नीचे जाओगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लो वहाँ जाकर के। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बता के जाना। और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने एमए सेकेंड ईयर में चूज कर रखा हो जिसका आप वीडियो चाहते हो, तो मैं आपको ला के डिटेल में बना करके पीडीएफ वीडियो बना के आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।